नमस्कार। आज हम ईरान से जुड़े जो अलग-अलग संघर्ष हैं, तनाव हैं, उनके इतिहास और आज की स्थिति पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, उसमें ईरान के कुछ अहम युद्ध, अंदरूनी उथल-पुथल और जो मौजूदा तनाव चल रहे हैं, उसकी एक झलक मिलती है। तो चलिए इस काफ़ी जटिल तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें ईरान-इराक युद्ध की बात है, 1979 की क्रांति है जिसने देश को ही बदल दिया। हाँ, फिर मध्य पूर्व में जो अलग-अलग गुटों के जरिए ईरान की भूमिका है, वो भी है। प्रॉक्सी जिसे कहते हैं। हाँ, प्रॉक्सी। और अमेरिका और इजराइल के साथ जो लगातार तनाव बना हुआ है, वो है। और जाहिर है परमाणु कार्यक्रम का विवाद। जी, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो आइए इन सब पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं। शुरुआत शायद सबसे बड़े पारंपरिक युद्ध से करें, ईरान-इराक युद्ध। हाँ, वो सही रहेगा। ये 1980 से 1988 तक चला, मतलब पूरे 8 साल। जी, और ये 20वीं सदी के सबसे लंबे और कह सकते हैं सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। जानकारी बताती है कि इसकी वजहें कुछ पुरानी थीं। सीमा विवाद, जैसे वो शटल अल अरब चलमार का मामला। बिल्कुल, वो एक मुद्दा था। और दूसरा 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई, उसके बाद राजनीतिक समीकरण एकदम बदल गए थे। हाँ, उसका भी बड़ा हाथ था। और ये जानना भी जरूरी है कि इसमें इंसानी नुकसान बहुत बहुत ज्यादा हुआ था। अनुमान है कि करीब 5 से 10 लाख जाने गईं। बाप रे, 5 से 10 लाख? हाँ, और युद्ध खत्म तो हुआ, यूएन ने मध्यस्थता की, युद्ध विराम हुआ, लेकिन कोई साफ तौर पे जीता नहीं। अच्छा। और शायद यही अधूरापन आज भी क्षेत्र में एक तरह की अनिश्चितता बनाए रखता है, क्योंकि वो शक्ति संतुलन का मसला हल नहीं हुआ। आपने क्रांति का जिक्र किया। उस युद्ध से ठीक पहले 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी। जी। ये कोई बाहरी लड़ाई तो नहीं थी, पर ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव था। शाह को हटाया गया, अयातुल्लाह खुमैनी आए, इस्लामी गणराज्य बना। हाँ। तो इस क्रांति ने ईरान को अंदरूनी तौर पर और दुनिया के लिए कैसे बदल दिया? देखिए, इसने सिर्फ सत्ता नहीं बदली, इसने ईरान के समाज, उसकी पहचान और खासकर उसकी विदेश नीति की दिशा ही पूरी तरह से पलट दी। अच्छा। एक तरह से कहें तो इसने ईरान को दुनिया में एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। और उसका असर पड़ोसी देशों और बड़ी शक्तियों के साथ उसके रिश्तों पर फौरन दिखा। और यही बात के तनावों की वजह बना। हाँ, काफी हद तक ये बात के कई तनावों की नींव बना। बिल्कुल। तो क्या इसी नई दिशा का नतीजा था कि ईरान ने सीधे लड़ने के बजाय दूसरे तरीकों से अपना असर बढ़ाना शुरू किया, मतलब ये प्रॉक्सी वॉर्स? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉक्सी युद्ध का मतलब ही यही है कि देश खुद सीधे नहीं लड़ते, बल्कि क्षेत्र में जो स्थानीय गुट हैं उनका समर्थन करते हैं। और जानकारी के मुताबिक ईरान ये रणनीति मध्य पूर्व में कई जगहों पर इस्तेमाल करता दिख रहा है। जैसे सीरिया में देखिए, वो राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करते हैं। यमन में हूती विद्रोही हैं, उनकी मदद करते हैं। और वहां सऊदी अरब उनके खिलाफ है। हाँ, वो तो बिल्कुल आमने सामने है वहाँ। बिल्कुल। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन है, इराक में शिया मिलिशिया गुट हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके जरिए ईरान अपना असर बनाए रखता है। तो ये सब क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई है। हाँ, ये क्षेत्रीय दबदबे और शक्ति संतुलन की एक बहुत ही जटिल उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। और फिर एक और मोर्चा है अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का तनाव। जी। यहाँ कोई खुला युद्ध तो नहीं है जैसा आपने कहा, लेकिन टकराव की घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं। बिल्कुल। ड्रोन हमले होते हैं। 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या हुई। हाँ, वो एक बड़ी घटना थी। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वो स्टक्सनेट जैसा साइबर हमला, मतलब वो कंप्यूटर वायरस जिसने उनके सेंट्रीफ्यूज खराब कर दिए थे। जी, साइबर वॉरफेयर का एक बड़ा उदाहरण। और फारस की खाड़ी में नौसेना की झड़पें, ये सब दिखाता है कि बिना औपचारिक युद्ध के भी संघर्ष कितना गंभीर हो सकता है। हाँ, और यहाँ एक अहम बात यह है कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि आधुनिक संघर्ष का रूप कैसे बदल रहा है। मतलब अब साइबर हमले, टारगेटेड किलिंग्स, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, ये सब पारंपरिक सेनाओं की सीधी लड़ाई की जगह ले रहे हैं या उसके साथ चल रहे हैं। और ये तनाव बेसिकली भू-राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सुरक्षा की चिंताएं और इस बात को लेकर है कि क्षेत्र में किसका दबदबा ज्यादा रहेगा। और आखिर में वो मुद्दा जो शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, परमाणु कार्यक्रम। हाँ, वो तो है ही। ये तो सालों से एक वैश्विक चिंता बना हुआ है। 2015 में एक समझौता भी हुआ था, JCPOA, ईरान परमाणु समझौता, जिसका मकसद था कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियां सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटेंगे या कम होंगे। हाँ, वो समझौता हुआ तो था, लेकिन उसमें पेंच ये आया कि 2018 में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया।
हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। उसके बाद से तनाव फिर से बहुत बढ़ गया है। ईरान ने भी जवाब में अपनी परमाणु गतिविधियां तेज कर दी। तो अब स्थिति क्या है? अब ये मामला सिर्फ परमाणु अप्रसार का नहीं रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर, कूटनीति की सीमाएं और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता से जुड़ा एक बेहद अहम और उलझा हुआ मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ईरान का हालिया इतिहास भरा पड़ा है। सीधे युद्ध भी हैं, अंदरूनी क्रांति भी है, ये परोक्ष युद्ध प्रॉक्सी वॉर्स भी हैं और बड़ी शक्तियों के साथ लगातार तनाव भी है। सही कहा। ये तो साफ है कि मामला बहुत पेचीदा है, कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। और ये भी साफ दिखता है कि कैसे अतीत की घटनाएं, जैसे ईरान इराक युद्ध हो या 79 की क्रांति, वो आज के तनावों और प्रॉक्सी संघर्षों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक निरंतरता सी दिखती है। हाँ, एक तरह की निरंतरता है जहां पुराने मुद्दे और पुरानी दुश्मनी वो नए नए रूपों में सामने आती रहती हैं। तो इन सब लगातार चलते संघर्षों और तनावों को देखते हुए, जिनका जिक्र इस सामग्री में है, ये सोचने वाली बात है क्या? कि भविष्य में इस क्षेत्र में अगर ज्यादा स्थिरता लानी है तो उसके लिए सबसे अहम कारक क्या हो सकता है? क्या वो बेहतर कूटनीति होगी, या शक्ति संतुलन में कोई बड़ा बदलाव आएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी हम अभी शायद कल्पना भी नहीं कर रहे हैं?